नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार को एक पखवाड़ा यानी कि 15 दिन पूरे हो चुके हैं। जाहिर सी बात है, इन 15 दिनों में आप यकीन नहीं कर पाएंगे, लेकिन 100 से ज्यादा फैसले योगी आदित्यनाथ ने लिए हैं, जिसकी चर्चा बड़े पैमाने पर देश भर में हो रही है। कई ऐसे राज्य हैं जो योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा किए गए फैसलों को अपने राज्यों में भी अमल करना चाहते हैं, उसे कमली जामा पहनाना चाहते हैं। जैसे कि गैर कानूनी तरीके से चल रहे बूचड़खाने पर लेकर एक कम से कम 6 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने उसे लेकर आगे बढ़ने की बात की। कई ऐसे फैसले। तो आइए एक आकलन नहीं लेकिन बातचीत करें इस मुद्दे पर कि क्या योगी आदित्यनाथ लोगों की उम्मीदों पर खरे उतर रहे हैं? क्या यही योगी आदित्यनाथ का एक तरह से चाल चरित्र और चेहरा रहेगा अगले 5 सालों तक? सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। मैं आदित्यनाथ योगी। यूपी में प्रचंड बहुमत वाली बीजेपी की सरकार को अभी आधा महीना ही बीता है, लेकिन इन 15 दिनों में सरकार की धमक हर ओर सुनाई दे रही है। महज 15 दिनों में योगी आदित्यनाथ की सरकार फुल एक्शन में आ चुकी है। यूपी सरकार ने 1-2 नहीं बल्कि 50 से ज्यादा बड़े फैसले लेकर बदलाव के संकेत दे दिए हैं। सत्ता संभालते ही योगी सरकार ने दिखा दिया है कि उनके लिए महिलाओं की सुरक्षा पहली प्राथमिकता है। राज्य के कई जिलों में एंटी रोमियो दस्ता एक्शन में नजर आया। बड़े पैमाने पर मनचलों की धरपकड़ भी हुई। उन मनचलों और सौदों पर कड़ाई होनी चाहिए और हमारे लोक कल्याण संकल्प पत्र के तर्ज पर हम लोगों ने एंटी रोमियो स्क्वाड को उत्तर प्रदेश के अंदर सक्रिय कर दिया है। सत्ता संभालते ही यूपी में धड़ल्ले से चल रहे अवैध बूचड़खानों पर भी कार्रवाई हुई। सरकार के इस फैसले का विरोध भी हुआ, लेकिन योगी अपने फैसले पर अड़े रहे। इतना ही नहीं, इस छोटे से वक्त में योगी सरकार ने भ्रष्टाचारियों पर भी नकेल कसने का काम किया है। सरकारी दफ्तरों में लेट लतीफी पर भी मुख्यमंत्री की सीधी नजर है। योगी के फैसलों पर अपनी अपनी राय, विरोधियों के पास अपने तर्क हैं और सरकार के मंत्रियों के पास अपने। लेकिन ये एक सच्चाई है कि फिलहाल रोमियो भागे भागे फिर रहे हैं। गैर कानूनी बूचड़खानों पर ताला जड़ चुका है। पुलिस वाले पैदल मार्च कर रहे हैं और सरकारी गाड़ियों वाले बाबू सड़क पर हैं। लेकिन इन 15 दिनों में ही सियासत का एक तबका ऐसा भी है जो पहले से कहीं ज्यादा मुखर हो चुका है और ऐसे बड़बोलों को काबू में रखना भी योगी के सामने बड़ी चुनौती है। टीम न्यूज़ नेशन। रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 15 दिनों में कुछ एक ऐसे अभूतपूर्व काम कर दिए हैं जिसे लेकर उत्तर प्रदेश की जनता वाकई में अभी भौचक है। जैसे कि अधिकारी अब समय पर दफ्तर पहुंचने लगे हैं। दफ्तरों के तमाम दीवारों पर अब पीकदान की तरह आपको नजारे नहीं दिखाई देते। इसके साथ साथ अधिकारी काम करते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस वाले भी गश्त लगा रहे हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड को लेकर विवाद जरूर है, लेकिन उसे लेकर एक धमक भी है पुलिस की। कुल मिलाकर देखा जाए तो कानून व्यवस्था, एडमिनिस्ट्रेशन, इन तमाम चीजों पर योगी आदित्यनाथ का ध्यान जरूर है। लेकिन एक बड़ा तबका है जो योगी आदित्यनाथ की इस तथाकथित तौर पर सफलता को एक अलग नजरिए से देख रहा है। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं हमारे साथ कांग्रेस से वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया साहब, प्रेम शुक्ला जी भारतीय जनता पार्टी से, नवल किशोर दास जी महामंडलेश्वर जी हमारे साथ हैं, विजय शंकर तिवारी जी वीएचपी से, मौलाना अंसार रजा साहब, मौलाना अतर दहलवी साहब, मौलाना एजाज अरशद कासमी साहब हमारे साथ हैं। आप सबका बहुत स्वागत है। और कुछ जनता भी हमारे साथ है जो ये दरअसल तय करने की कोशिश करेगी कि योगी दरअसल उत्तर प्रदेश में कितना प्रभाव डाल रहे हैं। इससे पहले कि उनके तमाम काम की बात हम करें, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि कुछ एक लोग ऐसे हैं जो योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के साथ ही ऐसे बयान दे रहे हैं जिसे सुनने के बाद एक अलग तरह का भाव प्रकट होता है। जिन्हें सत्ता संभाली है, उत्तर प्रदेश की जनता बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है और मैं समझती हूँ कि अब उत्तर प्रदेश पाकिस्तान बनने से बच गया है। साध्वी प्राची का यह बयान अभी आपके सामने है। पीएल पुनिया जी, साध्वी प्राची के साथ साथ अगर आप देखें तो एक और विधायक जी हैं जिनका नाम है विक्रम सैनी। उनका विवादित बयान सामने आया जब उन्होंने अपने ही मंत्री जी का स्वागत किया था, राणा जी का। उनका कहना था कि हम अपना वो वादा पूरा करने के लिए तैयार हैं जिसमें वंदे मातरम, भारत माता की जय कहने में अगर किसी को दिक्कत है, अगर कोई गौ हत्या तक करता है तो उसकी टांगें तोड़ देंगे।
इस तरह के बयान अब सामने आ रहे हैं, तो क्या योगी आदित्यनाथ का अच्छा काम इस तरह के विवादित बयान से ढकता हुआ दिख रहा है? पीएल पुनिया साहब, देखिए, योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बनने के बाद उनको एक पखवाड़ा हुआ, 15 दिन के करीब हुए हैं जी, और ये बहुत कम समय है बहुत किसी भी सरकार का आकलन करने के लिए। लेकिन जब से चीफ मिनिस्टर बने हैं, उन्होंने बयानों में कहा है कि कोई विवादित बयान ना दिया जाए, कोई ऐसे बयान नहीं दिया जाए जिससे कि किसी एक वर्ग विशेष को आहत पहुँचे, और जो एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया, ये सब पूरा एकदम सही है जी। और ऐसे लोग जो साध्वी प्रजा और दूसरे विधायक जो इस तरह के बयान देते हैं जी, ये इसके ऊपर योगी जी को, मुख्यमंत्री जी को अंकुश लगाने की आवश्यकता है। जो वास्तव में जो वो बोल रहे हैं जी, उसके अनुरूप बाकी लोग भी बोलें और उसी तरह की सरकार बने तो कोई बात है। अगर मुख्यमंत्री एक तरफ बोलते रहे सबको सद्भाव और सबको साथ लेके चलने की बात करें, और दूसरा उन्हीं के अपने नजदीक के लोग अगर ये कहने लगे, इस तरह के कहने लगे जिससे कि एक भाव गलत जाता है और समाज को बांटने का काम होता है, तो मैं दिक्कत होगी वो। बिल्कुल, और बिल्कुल। मुझे ऐसी उम्मीद है कि योगी जी इस ऐसे तत्वों के ऊपर अंकुश लगाएंगे। प्रेम शुक्ला जी, जिस तरह के अब तक के बयान हैं, बिल्कुल, प्रेम शुक्ला जी को शामिल कर लें। प्रेम शुक्ला जी, क्या योगी आदित्यनाथ को ऐसे लोगों पर जरा नकेल कसने की जरूरत आ गई है? क्या बीजेपी और उसके साथ साथ संघ परिवार को भी ध्यान देने की आवश्यकता है? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो है इस बारे में कहा है कि फलदार वृक्ष को जो है झुकना चाहिए, हमारे लोग सत्ता में बैठे तो विनम्रतापूर्वक व्यवहार होना चाहिए। और आदरणीय योगी जी ने भी इस संदर्भ में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमारे नेताओं को, हमारे विधायकों को, हमारे मंत्रियों को किसी भी प्रकार के विवादित बयान से बचने की आवश्यकता है। तो निश्चित तौर पर अंकुश लगाना जो है हमारी प्राथमिकता होगी। साध्वी प्राची चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है जी, इसलिए उनके बयान के संदर्भ में कुछ कहना मुझे ठीक नहीं लगता है जी। किसी भी व्यक्ति को जो है लेकिन विधायक का बयान नहीं विक्रम सैनी के बयान जिससे समाज में विघटन पैदा होता हो, जिससे जो है विभाजन पैदा होता हो। नहीं विक्रम, मैंने उस पर बहुत साफ शब्दों में कहा है, प्रधानमंत्री जी का जो बयान है, आदरणीय योगी जी का जो बयान है, यही भारतीय जनता पार्टी की नीति है और इस रीति को हर किसी को मानना चाहिए। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं पिछले 15 दिनों में, जिसमें बीजेपी के विधायक के बच्चे या तो पुलिस थाने में घुस के मारपीट करने लगते हैं, पुलिस वालों के साथ अलग तरह का व्यवहार करते हैं, कुछ लोग उद्दंडता पूर्वक व्यवहार कर रहे हैं, एक अलग तरह की भावना है राज्य में, और ये कई मामले हैं। नहीं, बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं किया जाए। किसी को भी उजड़ता जो है उसकी अनुमति नहीं है। कानून का पालन हर किसी को करने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनका 100% पालन आवश्यक है। यदि कोई इसका पालन नहीं करेगा तो कार्रवाई का पात्र होगा। लेकिन कार्रवाई हो रही है कि नहीं, यही सबसे बड़ी बात है। दहलवी साहब, क्या भरोसा कर पा रहा है एक मुस्लिम समाज कि जिस तरीके से एक के बाद एक बयान, साध्वी प्राची ये कहती है भाई अच्छा हुआ योगी चुने गए, अन्यथा ये तो पाकिस्तान बन जाता। देखिए अजय जी, मैं इसको दूसरे नज़रिए से देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि आज अगर हम 15 दिन के उनके काम का या उनके कार्यशैली का आकलन कर रहे हैं, ये भारतीय प्रजातंत्र की या भारतीय लोकतंत्र की जी हमारी बड़ी जीत है कि जिसके अंदर कोई एक व्यक्ति नहीं बल्कि जो भी अच्छा काम करेगा हम उस पर चर्चा करेंगे। यही देश था जहां 13 साल तक शिवराज सिंह चौहान रहे लेकिन कोई नहीं जानता था। यही देश है जहां वसुंधरा राजे है, कोई नहीं जानता। मैंने आप ऐसा जबरदस्त कटाक्ष कर रहे हैं। नहीं, कटाक्ष नहीं कर रहा मैं। काम बीजेपी के ही मुख्यमंत्री बेकार हैं और योगी जी काम कर रहे हैं, आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, मेरा कहना यह है कि एक छवि, देखिए मैंने हमेशा कहा है, क्या वो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इंदिरा जी का जमाना हो या उसके बाद कामराज का आना हो, कर्पूरी ठाकुर हो या लालू का आना हो, भारतीय लोकतंत्र के अंदर कोई एक चेहरा लगातार हमारे लोकतंत्र की पहचान नहीं बन सकता। वो विचारधाराएं अलग हो सकती हैं। कम से कम उत्तर प्रदेश में योगी जी के आने पे जो हम चर्चाएं कर रहे हैं वो हमारे लोकतंत्र की जीत है। अब हम उनके कार्यशैली पे बात करें। उन्होंने जब हलफ लिया भारतीय संविधान पे लिया, और भारतीय संविधान ये कहता है कि हर किसी का आदर सम्मान करना उनका परम कर्तव्य होगा। इसीलिए अपने नाम में उन्होंने योगी आखिर में लगाया और पहले अपने नाम के साथ कहा कि मैं शपथ ले रहा हूँ। अब साध्वी प्राची का बयान हो, एमएलएस का बयान हो और बड़े बड़े बोलेपन के बयान आते हैं। मेरा कहना यह है कि अब उन्होंने जिस तरीके से कहा उन पर दोहरी जिम्मेदारियां हैं। एक तो वो उस ये जानी वेशभूषा से, उस संगठन से या उस मठ से उठ के वहां तक मैं बड़ा सीधा सवाल आपके सामने रखना चाहता हूँ।
जो पोशाक उनकी, जो बोलचाल की भाषा उनकी, जो काम करने का तरीका उनसे, क्या इससे लेकर लोग प्रभावित हो रहे हैं? लोग मान रहे हैं कि हाँ ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन है, या शंका और डर अभी भी एक हिस्सा बना हुआ है जिंदगी बिल्कुल का? डर तो है, डर है कहीं ना कहीं। मैं समझता हूं कि दो चीजों में, पहली चीज तो कि जो डर केंद्र की सरकार में नजर आता था कि आप जब एडमिनिस्ट्रेशन को हद से ज्यादा आज़ादी देंगे तो पुलिसिया सिस्टम जब बढ़ेगा तो उसमें कहीं ना कहीं विधायिका की जब नीति घटती है तो मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं 15 दिन बहुत कम होते हैं, मगर फिर भी पुलिसिया राज ना बन जाए, इस पर कुछ ना कुछ अंकुश लगाना पड़ेगा। देखिए, इनके जो काम करने के तरीके हैं अपने, ख़ास तौर से इन्होंने जो शुरू में मोदी जी के नक्शे कदम पर चलते हुए इन्होंने कहा था सबका साथ सबका विकास, लेकिन कुछ फैसले इन्होंने ऐसे लिए जिसे मुसलमानों ने डायरेक्ट अपने खिलाफ इसको महसूस किया। ख़ास तौर से जो है एकदम आनन फानन में बुचड़खानों को बंद करना, ठीक है बंद करते हैं लेकिन एक हफ्ता 10 दिन महीना 2 महीने के बाद, लेकिन एकदम कुर्सी संभालते ही ऐसा लग रहा था कि प्रायोरिटी पर सबसे पहले जो है इसी को रखा गया और एकदम आनन फानन में बंद कर दिया गया। उसके बाद एंटी रोमियो के नाम पर भी मुसलमानों में ये मैसेज गया कि कहीं लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम बच्चों को टारगेट ना किया जाए। एंटी रोमियो बनाकर, रोमियो से क्या मतलब मैसेज देना चाहते हैं? रोमियो तो एक प्यार का सिंबल है और उसके खिलाफ एंटी रोमियो, ये इससे भी लोगों में कन्फ्यूजन था कि एंटी रोमियो बना करके ये क्या मैसेज देना चाहते हैं, और उस पर भी बहस हुई कि ये पता नहीं ये मुअस्सिर होगा, काम करेगा सही तरीके से, या इसके अंदर जो है कहीं किसी खास तबके को टारगेट ना किया जाए। तो इस तरह से मुसलमानों में अगर आपकी बात मैं बहुत संक्षेप में समझूं क्योंकि वक्त हमारे पास जरा कम रहेगा, आपको लग रहा है कि मुसलमानों को टारगेट कर रही है योगी सरकार? देखिए, आप उनके इंटेंशन पर हम मतलब शक नहीं करते, लेकिन काम करने का जो तरीका है वो तरीका शक के दायरे में आता है। प्रेम शुक्ला जी, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? निश्चित तौर पर इनको शक के दायरे में रहने से बचना चाहिए। एंटी रोमियो स्क्वाड जिस पर उन्होंने प्रश्न उठाया, एंटी रोमियो स्क्वाड में महाराष्ट्र में रहता हूँ, महाराष्ट्र में 1980 के दशक से चल रहा है। किसी भी महिला की सुरक्षा जो है किसी भी शोहदे से करनी, ये मुझे लगता है सरकार का दायित्व है। इसको किसी वर्ग विशेष से नहीं जोड़ना चाहिए। बूचड़खानों के मामले में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। किसी वो बूचड़खाने सिर्फ एक संप्रदाय विशेष के नहीं है, कोई भी जगह पर अवैध गवर्नमेंट में आते हैं। शुक्ला जी, इतनी जल्दी क्या थी? आपको विकास के लिए कुछ फैसले लेने चाहिए थे, किसी की सांप्रदायिक नौजवानों की बहाली के लिए कुछ फैसले लेने थे, सोच प्रकट, विकास के नाम पर आपको कुछ डिसीजन लेने थे ना। विकास से सबका साथ सबका विकास, फैसले क्यों चिंता कर रहे हैं? अभी तक डेवलपमेंट के नाम पर आप बूचड़खाने एक अवैध कार्रवाई बंद कर दी गई, उसको आप सांप्रदायिकता से जोड़ रहे हैं, इससे आपकी सांप्रदायिकता प्रकट होती है। नहीं, आप कितनी नौकरियां निकालने जा रहे हैं, कितने नौजवानों को भर्ती करने जा रहे हैं, इस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुआ स्टेट में। लेकिन एंटी रोमियो स्क्वाड आपने बना, नौकरियां भी निकालेंगे ना भैया 15 दिन में जो है। आप जो कलयुग को सतयुग में क्यों बदलना चाह रहे हैं? लेकिन आनंद फानंद एक कुशासन को सुशासन में बदलने में थोड़ा समय लगता है। ये चीज आपको सोचना है। आपने 5 वर्षों में आदरणीय अखिलेश सिंह यादव से कोई हिसाब नहीं मांगा और आप उनके लिए जो फतवा देने बैठे थे, तो ये आपकी जो सांप्रदायिकता है ये बहुत निंदनीय है। काज़मी साहब, जरा मैं यहाँ पे आपकी जो सांप्रदायिक सोच है वो बहुत निंदनीय है। नहीं, ये सांप्रदायिक सोच नहीं है, हम आपके इंटेंशन पर शक नहीं करते हैं। क्या रजा साहब, वो शक के दायरे में साहब, क्या आपको भी ऐसा ही लग रहा है? क्या काज़मी जी की तरह आपकी भी यही सोच है? सांप्रदायिकता से सोच रहे हैं, आपकी विकृत सांप्रदायिकता प्रकट है। क्या हमारी सोच ही अलग? ये अजय जी मैं आ रहा हूं। पुनिया साहब 1 मिनट, पुनिया साहब बस 1 मिनट दीजिएगा। मुझे लगता है देखिए अभी 15 दिन गुजरे हैं, बहुत जल्दी हमें किसी भी तरीके से इस तरह का फैसला नहीं ले लेना चाहिए कि वो मुसलमानों नहीं, फैसले की बात नहीं है अभी। जैसे दिल्ली साहब ने कहा डर लगता है, क्या आपको डर लग रहा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जहां तक पुलिस सिस्टम, देखिए मैं समझता हूं कि पुलिस वालों को 15 साल में, हमें लगता है कि उत्तर प्रदेश के हिंदू मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है। 15 साल में पुलिस एक्टिव हुई है, इसका हमें स्वागत करना चाहिए जी। वरना ये इस तरह से रहते थे कि कुछ कहना भी ठीक नहीं, चूंकि सरकारी अधिकारी हैं तो उनके बारे में कुछ बुरा तो नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि 15 साल के बाद, यानी आप खुश हैं कि कम से कम योगी जी ने पुलिस को एक्टिव किया? बात उसकी नहीं, बात सारे डिपार्टमेंट की है। जिस तरह से वो इमीडिएटली फैसला ले रहे हैं, जैसे बहुत पहले किसी ने बताया था कि किसी अनिल कपूर की कोई फिल्म आई थी जी। हाँ, तो ये जो है उत्तर प्रदेश के नायक, और दहलवी साहब ने जो एक बात कही है जी, उसको आपने हल्के से ले लिया है। नहीं, मैं हल्के से कुछ नहीं ले रहा हूं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूं। जो 7-8 जगह उत्तर बीजेपी की सरकारें हैं, कोई मुख्यमंत्री चर्चा में नहीं है। 2 ही मुख्यमंत्री चर्चा में रहे। एक तो मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे वो चर्चा में रहे, मतलब क्या है? आप प्रधानमंत्री हैं आप तो चर्चा में। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि फैसले ऐसे लेना चाहिए। रजा साहब, नाक ऐसे पकड़ने के बजाय सीधे पकड़िए ना।
सीधे बोलिए ना, आप बोलना क्या चाहते हैं, घुमाकर क्यों गुगली मार रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि जिस तरह से ये दोनों लोग काम कर रहे हैं सबको एक्टिव हो जाना चाहिए। मेरे कहने का मतलब, अच्छा आपका कहने का मतलब ये है? बिल्कुल। चलिए पुनिया साहब, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं, बोले मैं छोटी जगह पुनिया साहब, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूं मैं। जिस तरह से ये दोनों लोगों ने ऑन द स्पॉट फैसला लिया है, इस तरह का होना चाहिए। जहां तक बूचड़खानों का सवाल है, मुझे लगता है कि बहुत अच्छा कदम है ये। जो लोग नाजायज तरीके से काम कर रहे थे उन पर अंकुश लगा है। और मुसलमान हिंदुस्तान का, उत्तर प्रदेश का मुसलमान अगर गोश्त नहीं खाएगा तो मर नहीं जाएगा। ये बहुत अलग तरीके से बातें कही जा रही हैं और इसको कहते हैं जबानी जंग। तो ये अब इसमें आप ही हैं। देखिए हम लोग दिल की बात है, उसको आप जबानी जंग कह देंगे। मैं आ रहा हूं पुनिया साहब आपके पास। शुक्ला जी एक छोटा जवाब प्लीज। अजय जी एक बात को समझिए, मौलाना दहलवी जी को भी समझना होगा। मौलाना दहलवी जी को भी समझना पड़ेगा जी कि 1857 की क्रांति समझने का गौकशी कैसे समझना करते थे। बिल्कुल। और यदि जो है गौकशी, गायों को मारने पर यदि कोई कानून बनता है तो उसको अनायास 52 गज से जोड़ देना और कटाक्ष करना, इससे जो है ठीक नहीं लगता है। आप एक प्रेम शुक्ला साहब, प्रेम शुक्ला साहब, 3 आदमी हम लोग यहाँ बैठे हैं और तीनों में से कोई ये नहीं कह सकता कि गाय कटनी चाहिए। चलो विजय जी। अरे जी दरअसल क्या है कि ये 2 चित्र आपके सामने आए हैं, माननीय मोदी जी का और माननीय योगी जी का जी, और दोनों चित्रों को कितना विकृत पेश किया जाता रहा है देश में, ये आपने देखा है। और दोनों का यश देश दुनिया में कैसे फैल रहा है आप ये भी देखते हैं। एक पक्ष हुआ है, अभी एक पक्ष हुआ है, एक ही पक्ष में भारत का सात्विक पक्ष दुनिया भर में गया है। अभी आप बात कर रहे थे बूचड़खाने का, बूचड़खाने तो उनके शपथ लेते के साथ ही अपने आप बंद होने शुरू हो गए थे। यानी किस प्रकार का अभी डर की बात कर रहे थे, डर की बात कर रहे थे। अराजक तत्व जो हैं, जो अराजक मानसिकता के लोग हैं, उनको डर होना ही चाहिए। जैसे पुनिया साहब मैं एक पुनिया साहब बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं। जैसे लोग आदम खान के लिए बोलिए, आप ओवैसी के लिए बोलिए। ओवैसी और तोगड़िया एक ही कैटेगरी में आते हैं। ओवैसी और तोगड़िया दोनों एक ही भी हिंदुओं को भड़काते हैं, मुसलमानों को बिल्कुल नहीं भड़काते, ठीक बात करते हैं, सही बात करते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आपकी एक गलत बयानबाजी है। बिल्कुल कोई मैं कहता हूं कि आपको शब्द वापस लेने चाहिए। तोगड़िया को और ओवैसी को एक ही कैटेगरी में रखते हैं। आइए जरा बहस पर वापस लौटते हैं। पुनिया साहब यहाँ बहुत जबरदस्त तरीके से कटाक्ष बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि हम बड़े कटाक्ष के शब्दों का इस्तेमाल भी कर पा रहे हैं। पुनिया साहब क्या आप इस बयान से समर्थन करेंगे कि 2 ही मुख्यमंत्री हैं जिन्हें जाना चाहिए, एक जब पहले मुख्यमंत्री रहे मोदी जी और अब योगी जी, इसके अलावा बाकी बीजेपी के मुख्यमंत्रियों को सीखना चाहिए इनसे कि फैसले तत्परता से कैसे लिए जाते हैं। देखिए अपने अपने अंदाज में हर व्यक्ति ने अपनी बात कही है जी, मैं उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। अब ये 15 दिन के अंदर योगी जी के महत्वपूर्ण निर्णयों के बारे में चर्चा हो रही है जी, तो महत्वपूर्ण निर्णय तो अभी पहली कैबिनेट का इंतजार है, वो क्या डिसीजन होते हैं उसके बाद ही शुरू होगी, उसके बाद टीका टिप्पणी हो सकती है। अभी जो प्रशासनिक निर्णय लिए एंटी रोमियो स्क्वाड के बारे में हमारे अंदाज था और बाकी पूरी पब्लिक को अंदाज था कि कॉलेज के सामने, स्कूल के सामने जो मंचले खड़े होके और कटाक्षबाजी करते हैं, तंग करते हैं, उसके ऊपर अंकुश लगेगा, ये होगा। और भी बाकी अगर कहीं उत्पीड़न होता है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ, उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन जिस प्रकार से सामान्य लोगों को परेशान किया गया और वो किसी तरह से किसी ने पसंद नहीं किया। और दूसरा जो अवैध बूचड़खानों के बारे में कहा, अवैध बूचड़खाने तो बंद होने चाहिए, इसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उसकी आड़ में जो सामान्य वह काम हो रहा था वो भी बंद कर दिया गया, जिसमें प्रेम शुक्ला जी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, ऐसी खबर पंजाब से भी आएगी क्या? उत्साह के साथ में एक मिनट अरे सुन तो लीजिए। देखिए अति उत्साह में अधिकारियों ने जो काम किया, मैं समझता हूं कि योगी जी उसका संज्ञान ले और अति उत्साह में जो जाति प्रेम शुक्ला जी उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। बिल्कुल। और बाकी शुक्ला जी इसका बेहतरीन जवाब दे सकते हैं। प्रेम शुक्ला जी डिसीजन होगी उसके बारे में फिर समीक्षा। पुनिया साहब जरा शुक्ला जी की बात सुन लेते हैं। शुक्ला जी प्लीज। पुनिया जी सर्वोच्च न्यायालय का स्पष्ट निर्देश है कि जो मानकों का पालन नहीं करे उन बूचड़खानों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो अवैध पर कार्रवाई हुई, जिनके लाइसेंस प्राप्त है लेकिन लाइसेंस के मानकों का
वो पालन नहीं कर रहे हैं, उन पर भी खिलाफ कार्रवाई करना विधि सम्मत है। इसके अलावा यदि किसी पर गलत कार्रवाई हो तो कृपया आप सूची दीजिए, आप भी स्वयं सांसद हैं, उनके खिलाफ जिन्होंने गलत कार्रवाई की होगी, 3 साल से लाइसेंस नहीं मिलेंगे, कितने दिन में प्रोवाइड करवाएंगे आप? ये भी तो बताइए। उन पर कार्रवाई होना जो है ये तो विधि सम्मत है। अरे हमने सूची दी है, शुक्ला जी के सवाल को पूरा जवाब वो दे जो जिन्होंने मानकों का, अरे क्या मणिपुर में भी बंद होंगे? मैंने ये आसाम में बंद हो गए, डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ प्रेम शुक्ला जी, मैं एक मिनट प्रेम शुक्ला जी, मौलाना रजा साहब का आपके लिए एक सवाल है जी। नहीं, जब वहां की जनता जनादेश देगी। शुक्ला जी, मुझे बड़ी अच्छा लगा कि आपने तमाम बातें सफाई से कही। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि जिस तरह से अवैध बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में बंद हुए, क्या मणिपुर आसाम में भी बंद होंगे? हम उम्मीद रखें। अवैध बूचड़खाने तो हर जगह बंद होंगे, एक बात। दूसरी बात, जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने अवैध बूचड़खाने वहां जिस तरह से खुलेआम गाय कटती है, जो पूरी दुनिया में हम जैसे वहां भी यही कार्रवाई होगी क्या? हम एक दो आप जहां जनादेश देगी, लोकतांत्रिक तो मणिपुर में तो आपको मिला है ना, बंद करवाइए ना। कानून के तहत रह करके आप व्यवस्था अपराधी क्यों बन रहे हैं? कानून अपना काम कर रहा है, बिल्कुल। आप लोग परेशान क्यों हैं? परेशान क्यों हो रहे हो? बोल चुका, मैं बोलूं? नहीं, जहाँ लटकाने का कानून नहीं है बन जाएगा। अच्छा चलिए, बहस हम मणिपुर आसाम पे नहीं कर रहे, हम छत्तीसगढ़ पर बहस नहीं कर रहे। दलवी साहब, देखिए, ऐसा संघीय ढांचे के अंदर हर सरकार की अपनी मजबूरियां होती है, वो किसी भी विचारधारा से जुड़े। हमारा सवाल शायद रजा साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि नॉर्थ गौ हत्या पे पूरे भारत में एक कानून इसलिए नहीं बन सकता चूंकि संघीय कानून के अंदर अलग अलग राज्यों के अपने अपने स्टेट सब्जेक्ट हैं। सवाल ये होना चाहिए कि गौ हत्या पे अगर विश्व भारत सतह पे आपको कानून लाएंगे, क्या उसका अनुपालन जो है वो नॉर्थ ईस्ट में होगा? ये जवाब होना चाहिए। दूसरी चीज मैं टेक्निकल सवाल ये पूछ रहा हूँ कि मोदी सरकार ने गोश्त की सप्लाई पर और ऐसे जो बूचड़खाने हैं जो कानूनी होंगे उनको बाकायदा सब्सिडाइज किया, उनको जो है अनुदान दिया है। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ऐसे जो अनुदान दिया गया है, ऐसे बूचड़खानों को प्रोत्साहन करने और नई टेक्नोलॉजी के साथ उत्तर प्रदेश में योगी सरकार उनको कानून के दायरे में रेगुलाइज करेगी, लाइसेंस देगी, बढ़ावा देगी मोदी सरकार को? प्रेम शुक्ला जी, क्या नए आधुनिक तरीके से बूचड़खाने उत्तर प्रदेश में चलाना संभव हो पाएगा या बूचड़खाने पर पूरे तरीके से प्रतिबंध? जो सब्सिडी सरकार दे रही है, केंद्र सरकार दे रही है। नहीं, स्वास्थ्य के पैरामीटर पर जो बूचड़खाने चल रहे हैं, जो वैध बूचड़खाने हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई की कोई योजना नहीं है। सही है बात। और स्वास्थ्य के पैरामीटर पर जो नहीं है, जो प्रदूषण फैलाने वाले हैं, जो इस देश के स्वास्थ्य के साथ और जो वैश्विक मापदंड पर भी जो भारत के खाद्यान्न और जो निर्यात वाले होने वाले भोज्य पदार्थ है, उनका जो है मानक गिरा रहे हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। कासमी साहब जी, जो हमारी निर्यात संबंधी जो नीतियां हैं, बूचड़खानों को लेकर या गाय को लेकर के जो आस्था का विषय है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग आपके जो है मापदंड कैसे अलग अलग आपका स्टैंड ये कैसे है? नॉर्थ ईस्ट को लेकर आपकी आस्था अलग हो जाती है, यूपी को लेकर आपकी आस्था अलग हो जाती है। एक तरफ रमन सिंह कहते हैं अलग-अलग कहीं स्टैंड नहीं है। नॉर्थ ईस्ट में क्या को लेकर विजय जी, इससे पहले कि मैं ब्रेक लूं, वो जो अभी वैसी ने बयान दिया कि यहाँ यूपी में मम्मी और वहाँ यम्मी, अभी तो सरकारों ने नियमों का पालन किया है। मैं धीरे-धीरे समझ जाए। शुक्ला जी प्लीज एक मिनट। विजय जी, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, बूचड़खाना एक विषय रहा, एंटी रोमियो स्क्वाड एक विषय रहा, लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज एक इंटरव्यू भी योगी आदित्यनाथ जी का सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि बातचीत के जरिए अयोध्या में ही राम मंदिर बनना चाहिए, उसका निर्माण होना चाहिए और बातचीत ही एकमात्र जरिया है। तो वीएचपी की तो मांग रही है, लेकिन बातचीत अगर बहुत ज़्यादा आगे न बढ़ पाए, क्योंकि बातचीत पिछले पता नहीं कितने सालों से हो रही है, तब आगे क्या? योगी जी के लिए आप लोग क्या कहेंगे? देखो, निश्चित तौर पर अजय जी, हमने बार बार एक बात कही है और शुरू से लेकर के आज तक हमारा स्टैंड कभी बदला नहीं है जी। हमें ध्यान में है कि 1991 में चंद्रशेखर जी के समय हमने बैठकें की, 5 बैठकें तो की हमने।
उसमें से जब साक्ष्य की बात आई कि साक्ष्य होंगे तो हम चले जाएंगे, जब साक्ष्य रखे गए तो उठ के चले गए लोग। इसका मतलब है कि ये जो वार्तालाप है, आपसी सहमति है, तो आपको लगता है कि बातचीत बेकार है? होना नहीं है, उससे मैं बता रहा हूँ, बेकार है, होना ही नहीं है। तो योगी जी ये निरर्थक कदम उठा रहे हैं? नहीं, देखो, हर व्यक्ति को अपने कदम उठाने का उसको हक है जी। उनको कोई अपेक्षा दिखती होगी, लेकिन इसकी अपेक्षा हमें नहीं दिखती है। हमारा तो एक ही मात्र सूत्र है जिसको बार बार कहते हैं, संसद ही इसका एक मात्र कानून बनाओ और मंदिर बनाओ। योगी आदित्यनाथ को 15 दिन हुए हैं सत्ता संभाले हुए, लेकिन इन 15 दिनों में 100 से ज्यादा फैसले, प्रशासनिक फैसले वो ले चुके हैं। यह बात अलग है कि कैबिनेट की बैठक अभी तक नहीं हुई है, लेकिन लोग उनके इस फैसले को लेकर अगर उत्साहित भी हैं तो जरा कहीं संशय भी है। इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे पास एक बड़ा अच्छा पैनल है। हमारे साथ पीएल पुनिया साहब कांग्रेस से, प्रेम शुक्ला जी बीजेपी से, नवल किशोर दास जी, विजय शंकर तिवारी जी, मौलाना अंसार रजा साहब, मौलाना दहलवी जी और मौलाना कासमी साहब हैं। लेकिन आइए जरा जनता के बीच में चलते हैं, यह समझने के लिए कि क्या आज उत्तर प्रदेश में आज आप लोग सुरक्षित महसूस कर रही हैं? सबसे पहले मैं कहूंगी जोगी जी, वाह जोगी जी, आज 15 दिन हुए हैं नोएडा तो 100 में 500 नंबर दे दिए। एग्जैक्टली, नोएडा की सड़कें खुली सांस ले रही हैं। और बूचड़ खाने की मैं आपको बात बताती हूँ, मैं ब्राह्मण घर की लड़की हूँ, मैंने अंडा आज तक नहीं छुआ। बकरीद से 3 दिन पहले मैं हरोला की सड़क पर निकल रही थी, ट्रैफिक में फंस के 3 व्हीलर पर बैठी थी, एक बकरे को हलाल किया जा रहा था। मैं 3 दिन सोई नहीं थी, मैंने 3 दिन खाना नहीं खाया था। जिस महिला से बात करती हूँ वो भी यही कहती थी हम उन सड़कों से गुजर नहीं सकते, इसमें क्या बुराई है? चलिए बहुत अच्छा, मैं आ रहा हूँ पीछे जी, जरा उठ के खड़े हुए बताइए साहब। सर मैं पूछना चाहूंगा कि जिस तरह यानी बूचड़ खाने बंद हुए जी, तो क्या अवैध बूचड़ खाने में नहीं बंद होना चाहिए? क्योंकि अगर अवैध में अच्छा सब जगह बंद कर दें, एकदम कंप्लीट बैन। चलिए साहब जी आइए सामने जी। सर मैं बीजेपी के स्पोक पर्सन से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने एक बार योगी आदित्यनाथ ने ये बयान दिया था कि औरतों को सुरक्षा की ज़रूरत है, स्वतंत्रता की नहीं। तो क्या इन 5 सालों में उन्हें सुरक्षा मिल जाएगी और उनकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी? आप लोग सुरक्षित हैं और उसके साथ साथ आज़ाद भी हैं? खड़े हो जाइए जरा, लोग देख तो लें। सर मैं ये कहना चाहूँगा, जब से एंटी रोमियो स्क्वाड आया है तब से हमारे जो लखनऊ की लड़कियाँ भी हैं, कॉलेज की जो गर्ल्स हैं मेन, वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करती हैं, क्योंकि स्कूलों के बाहर जी जो आपको खुशी है। हाँ, ये रोमियो एक्ट की वजह से लड़कियां सुरक्षित हैं, पर एक तरीका से गलत भी। अगर हम फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं तभी भी उन्हें पकड़ करके जेल में लेके जा रहे हैं, एक तरीका से गलत भी और एक तरीका से सही भी है। चलिए शुक्ला जी, मैं यही सवाल दोबारा आपके सामने रख रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है। बच्चे जो है वो बार बार महसूस कर रहे हैं कि कैसे बाहर निकलें। ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं। एक मामा और भांजी को पकड़ लिया पुलिस ने और जबरदस्त थप्पड़ लगा दी। इस तरह के कई मामले हैं पुलिस की ज्यादती के। ये एंटी रोमियो स्क्वाड जी नहीं, कहीं अतिरेक हो रहा है तो उन पर कार्रवाई होगी। कोई नहीं, शहीदों के खिलाफ कार्रवाई होनी, बहन भाई के खिलाफ कार्रवाई करना, मामा भांजी के खिलाफ कार्रवाई करना विपरीत नहीं है। मुख्यमंत्री ने खुद कहा कि ऐसा कुछ हो रहा है तो गलत है, उसके खिलाफ कार्रवाई। पहले ही दिन में 950 लोगों के खिलाफ, जो इनोसेंट लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। यहाँ तक कि जो भाई बहन थे उसके खिलाफ कार्रवाई की है आपने। कुछ लोग डर के मारे इनोसेंट ऐसे होते हैं, भाई को भी इनोसेंट बोलते हैं। भाई बहन जो पहले दिन इस तरह के वाकयात हुए कि भाई बहन जो है आइसक्रीम खाने के लिए बाहर निकले, आप इनको जो है योगी जी से जो है कुछ इनको पी लिया है। नहीं अच्छा चलिए, अगर पूछे वो ऐसा क्या किया है? देखिए आपको तो है याकूब में, अगर आजादी, ये बहुत अच्छा सवाल किया है कि अगर आजादी को छीन करके आजादी स्वतंत्रता दोनों दीवार पर थूकना अगर आजादी है तो उस आजादी के विषय में क्या कहेंगे आप लोग? क्या दीवार पर थूकना अगर आजादी मानते हैं आप? वो एक हमारी आजादी ये लोग तो 14 फरवरी को भी डंडा बरसाते हैं पार्कों में जाकर, वो भी करेंगे अभी आगे चलकर। कोई नहीं है, क्या कहेंगे उसको? जलवी साहब चाहते भारतीय संस्कृति की परंपरा का निर्वाह हो। 14 फरवरी का त्योहार हो गया, क्या बोल उसी परंपरा का निर्वाह करने का प्रयास किया जा रहा है। वो इस्लाम से अलग नहीं है। 14 फरवरी को बुर्का बैन करिए। मानो की संस्कृति। ये बड़ी चुनौती की 14 फरवरी को बुर्का बैन कर 14 फरवरी को बुर्का बैन कर रहे हैं क्या आप? 14 फरवरी को तो आप लोग डंडा लेकर के पार्कों में पहुंचते हैं। गलत होगा तो डंडा लेना पड़ेगा। करेंगे हम लोग तो चाहते हैं कि हमारी महिलाएं सुरक्षित रहे, आजादी के साथ कर रहे हैं क्या मौलाना साहब? हमारी बहन बेटी के साथ कोई हस्तक्षेप करेगा? दिल्ली साहब तुरंत प्लीज, दिल्ली साहब नहीं आप बताएं बुर्का बैन कर रहे हैं क्या मौलाना साहब? और जाहिर बात है फतवा जारी कीजिए। शुक्ला जी सुनिए, अरे हमारी महिलाएं तो सुरक्षित भी और महफूज भी है, भगवान का सुरक्षित है, वो बैन करने की हमको जरूरत नहीं है। देखिए ऐसा बुर्का अलग इशू है, बुर्का में हमारी महिलाएं बहुत सुरक्षित है और बहुत
नारियों को मुस्लिम महिलाओं के बाद सारी नारियां सुरक्षित हैं पूरे हिंदुस्तान के देखिए ऐसा है, अगर कहीं लड़कियों की इज्जत और सम्मान की बात आती है तो ये जरूरी नहीं है कि जहाँ साक्षात देवकी नंदन मौजूद हों वहाँ भी अगर किसी के मन में खराबी आए तो द्रौपदी वहाँ भी महफूज नहीं रह सकती। अगर कहीं बगदाद हो और जहाँ इस्लाम की दाढ़ी रखे हुए कोई बगदादी जैसा हो वहाँ भी मुस्लिम लड़की महफूज नहीं रह सकती। ये मन का शैतान है जिसको मानना सबसे पहले जरूरी है। इसलिए एंटी रोमियो स्क्वाड बना लीजिए या एंटी दुर्योधन स्क्वाड बना लीजिए। इसके साथ साथ मॉरल में हम सबको सोचना चाहिए कि हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत करें। आप पुनिया साहब, योगी आदित्यनाथ जी का आज का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि बातचीत के जरिए राम मंदिर का निर्माण का काम शुरू होना चाहिए और अयोध्या में ही राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लेकिन वीएचपी ये कह रही है कि बातचीत का कोई मतलब है नहीं, कानून बनाइए, मंदिर बनाइए। मैं आपसे जानना चाहता हूं पुनिया साहब, क्या योगी आदित्यनाथ जिनके पास प्रचंड बहुमत है अभी, अगर इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं तो उसमें कांग्रेस की सहमति होगी? सवाल यह है कि ये मुद्दा पहले हाईकोर्ट में हुआ, हाईकोर्ट ने फैसला दिया और फिर हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है जी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान में उन्होंने ही ये सजेस्ट किया कि आपसी सहमति से क्यों नहीं ये कर लेते हैं, और उन्होंने कहा कि ठीक है हम सहमति। तो मैं समझता हूं कि उसी परिप्रेक्ष्य में योगी जी ने, अपने मुख्यमंत्री जी ने ये अपनी बात कही है। लेकिन अल्टीमेटली तो ये न्यायालय से फैसला होना है क्योंकि वहां पर पेंडिंग है। नवल किशोर जी, हमने तो कई बार प्रयास किया कि सहमति हो जाए पर लगता नहीं है, क्योंकि जो खुदाई वहां पर हुई वहां साक्ष्य निकला, नीचे मंदिर है और इतिहास कह रहा है कि मंदिर तोड़ करके ही वहां ढांचा बनाया गया था, मंदिर बनाया गया था। साक्ष्य निकले, भगवान श्री राम का जन्म वहीं पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट पर फेथ नहीं है क्या? नहीं, खूब फेथ है। तो फिर ऐसी क्या बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं कहा कि साक्ष्य निकले, आप कैसे कह देंगे? कोर्ट ने ही कहा है कि भावना कर संसद जाने की बात कर रहे हैं। नहीं, हम चाहते हैं उन्हें अपनी बात तो कर दीजिए प्लीज, एक मिनट। अब ये कैसे कर सकते हैं कि कोर्ट पर विश्वास नहीं तो चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट की न्याय की बात कर रहे हैं। खुदाई जो हुई है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने जो खुदाई की है, साक्ष्य निकले, मंदिर के साक्ष्य निकले। हाँ देखिए ना, आप आइए ना अयोध्या में साक्ष्य निकले हुए, वहाँ पूरा मंदिर के 16 खंबे निकले, 16 खंबे। ये सही रिपोर्ट है। अरे उसमें प्रूफ नहीं बताया, उसमें बताया गया है। शुक्ला जी, साक्ष्य निकला है, जरा स्टडी कर लो, रिसर्च कर लो। शुक्ला जी, उस रिपोर्ट संत समाज, बीएचपी, ये तमाम संगठन आज बार बार ये कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, बातचीत से कोई सरमाया निकल नहीं सकता, कानून बनाना पड़ेगा। और अगर सोमनाथ मंदिर का हम तजर्बा देखें तो सौराष्ट्र राज्य ने पहले कानून बनाया और उसके बाद फिर केंद्र सरकार ने कानून बनाया। तो क्या योगी जी इसकी शुरुआत कर सकते हैं? प्रेम शुक्ला जी, संविधान के ढांचे में भव्य दिव्य मंदिर निर्माण के प्रति हमारी संकल्पबद्धता है। न्यायालय और विधायिका दोनों ये संविधान के ढांचे में फिट बैठती हैं, तो जो आवश्यकता पड़ेगी, जो न्यायोचित होगा वो किया जाएगा। नहीं इसमें अजय जी, एक मिनट, मैं एक बात जानना चाह रहा हूं बीजेपी से और विश्व हिंदू परिषद से, दोनों लोगों से, कि इस वक्त दो मुद्दे गर्म हैं हिंदुस्तान में, एक 3 तलाक और दूसरा राम मंदिर। क्या ऐसा तो नहीं है कि शाहबानो दोबारा दोहराया जाएगा? नहीं तो मतलब आप फिर वही नाक बड़े जोर से पकड़ रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि उस जमाने में भी कांग्रेस ने अगर शाहबानो के केस को दूसरी तरीके से ले जाकर के राम मंदिर के ताले खुलवा दिए थे, क्या ऐसा तो नहीं है कि 3 तलाक के मुद्दे को हमारे पाले में डाल करके और मंदिर बनवा दिया जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि दोनों को मिला करके खेल किया जा रहा हो सरकार का? अभी भी मंदिर नहीं हुआ, इसको क्लियर करना पड़ेगा, इसको क्लियर करना पड़ेगा। फिर कहीं वो जमाना तो नहीं दोहराया जा रहा है? कोई महिला परेशान नहीं है 3 तलाक। एक मिनट, एक करके जरा उनका जवाब दे रहे हैं, वो सुन तो लीजिए पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। मौलाना साहब सुन लीजिए, देखिए न्यायपालिका का जहां तक स्तर है तो लोअर कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में अब तक राम मंदिर के पक्ष में फैसला आया है। सर्वोच्च न्यायालय में उसके खिलाफ फैसला आएगा। ये फैसला आ गया भाई, वहाँ जगह का फैसला आया, राम मंदिर का फैसला नहीं आया, और राम मंदिर का फैसला आ गया होता तो हमने सराखों पे ले लिया होता। आप जो है और आज भी फैसला आ जाएगा कोर्ट का तो सराखों पर ले लेंगे। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि मंदिर बनेगा, हम हाथ खड़े कर देंगे, बना लीजिए आप। आज इसमें न्यायालय का फैसला राम मंदिर के अभी नहीं आया, न्यायालय का बहकाइए नहीं आप लोगों को। दलवी साहब
देखिए पहले चीज तो ये, अरे भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला और हाई कोर्ट का फैसला आप सुनिए शुक्ला जी एक बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता और एक जिम्मेदार चैनल में एक जिम्मेदार पैनल है। सुप्रीम कोर्ट का देखिए ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो इसलिए कही है कि उच्चतम न्यायालय ने जो फैसला दिया था इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, वो भी इस नतीजे पर नहीं पहुंचा था कि चूंकि मामला दो किस्म का है, मामला दीवानी का है कि जगह किसको दी जाएगी। असल मामला तो ये सुप्रीम कोर्ट में यही मामला है, मामला दीवानी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है वो सिर्फ दीवानी मुकदमा है। महामंडलेश्वर जी ने जो कहा, जो तिवारी जी ने कहा, इनका मत अपनी इसलिए इनका कहना यह है कि चूंकि बातचीत से मसला हल नहीं हो सकता जी। हमारा कहना यह है कि सन 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री रहते हुए कांची कामा कोटी शंकराचार्य की मध्यस्थता से जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट में दिया था, आप उसी फार्मूले के तहत योगी जी को आगे बढ़ना चाहिए, एक और कोशिश कर लेनी चाहिए, हो सकता है कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन महामंडलेश्वर बातचीत के बात हो पर एक तरफ से बात नहीं हो सकती ना। नहीं, हम तो तैयार है बातचीत के लिए, तैयार है। योगी जी ने वहीं पर है, उसमें बात क्या होगी बताइए ना। योगी जी ने जो बात, आपका सम्मान करते हैं, आपका सहयोग चाहते हैं, चेयरमैन तो भाग गए। अच्छा चलिए काजमी साहब, आप मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी संबंधित हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी राम मंदिर के मामले में एक आप भी याचिका करता है उसमें। मैं आपसे सीधे जानना चाहता हूँ, वीएचपी हो, संत परिवार हो, तमाम अन्य संगठन हो जिन्हें तथाकथित तौर पर लोग हिंदुवादी कहते हैं, लेकिन जो अपने आप को राम भक्त मानते हैं, वो मानते हैं कि भाई मंदिर बनना है तो वहीं बनना है, मस्जिद के लिए सरयू उस पार आप बना लीजिए, जगह ले लीजिए। अगर ये बात है और ये भावनाओं का खेल है तो क्या इसे आप स्वीकार करेंगे? क्या ये स्वीकार्य होगा? एक दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में दीवानी मुकदमा है, जमीन किसकी है, इसके अलावा बाकी किसी मत पर कोई चर्चा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर हाई कोर्ट के बाकी फैसलों को या बाकी चीजों को माने तो एक अलग तस्वीर उभर कर आती है, इसलिए हमें उस पर चर्चा छोड़ दीजिए। सीधी बात यह है कि क्या दीवानी मुकदमा आपसी बातचीत से सुलझाया जा सकता है, क्योंकि यह संभव है, और दूसरा कि क्या मस्जिद सरयू उस पार बनने को तैयार है, नहीं है, ये मुद्दा है। देखिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का हमेशा से क्लियर ये मौक़िफ़ रहा है, हमेशा से ये स्टैंड रहा है कि बातचीत अगर होती है, वो कभी भी मुखालफत नहीं की है बातचीत की। अगर बातचीत अच्छे माहौल में होता, खास तौर से जैसा ये हिंदुस्तान पाकिस्तान की बातचीत हो गई ना, गोया होती रह रही है। नहीं, बातचीत अगर होती है तो उसका खैर मकदम करते हैं, कभी भी बातचीत से पीछे नहीं है। लेकिन अभी जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इस तरीके से कंफ्यूजन फैलाना, जैसे कि अभी शुक्ला जी कंफ्यूजन फैला रहे हैं कि हाई कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आया, वहां फैसला हमारे फेवर में आया, कभी उनके फेवर में नहीं आया। असल मामला जमीन का सही किया आपने, असल दीवानी मामला जमीन का मामला। जिस दिन ये प्रूफ हो जाएगा कि ये जमीन मस्जिद की नहीं है, जिस दिन ये प्रूफ हो जाएगा, कहीं कोई फैसला नहीं आया यार, क्यों हिंदुस्तान के लोगों को बता दें कि ये क्लियर स्टैंड है कि जिस दिन वो प्रूफ हो जाएगा वो जमीन नहीं है, जमीन के ताल्लुक में देखिए संबंध क्या है, ये पूरा मुद्दा। एक बात सुन लीजिए शुक्ला जी, माफी के साथ आप बाबर बाबर राम जी को बाबर के साथ मत जोड़िए, अभी कोई राम के मुकाबले में कोई डाकू को एक लुटेरे को राम के मुकाबले में आपको शर्म आनी चाहिए। देखिए एक चीज और जनता को मालूम होनी चाहिए, शुक्ला जी भी इस बात को जानते हैं, ये मामला दो पक्षीय नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी त्रिपक्षीय कहा है, यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड मुसलमानों का ग्रुप बैठेगा, वीएचपी सहित जो अलग दूसरा ग्रुप बैठेगा, और तीसरा ग्रुप जो सबसे बड़ा दावेदार है यानी निर्मोही अखाड़ा वो उसमें बैठेगा, तीनों पक्ष बैठे। तो हम तो बार बार आपसे कह रहे हैं शुक्ला जी कि पहले सारे पेटिशनर्स को जमा कर लीजिए, अगर वो सारे जमा होकर कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे तो हम चाहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी सरकार आपकी थी। इसी में कमी यही है कि अभी योगी जी ने जो बातचीत का सिलसिला शुरू किया है उसमें किसी फरीक को उन्होंने नहीं इन्वाइट किया है। कमी यही, अगर वो एक थर्ड आदमी से बातचीत करते हैं कुछ भी नहीं होगा, तो फिर वो फरीक मानेंगे ही नहीं। तो हमें या किसी को भी बुला के बात करने का क्या हासिल है? जो केस में उनको बुलाइए ना। अच्छा, लेकिन प्रेम शुक्ला जी यहाँ कम से कम दहलवी साहब, एक सेकंड, दहलवी साहब और रजा साहब ने बड़े खुले शब्दों में कहा कि बाबर से श्री राम की तुलना नहीं की जा सकती। तो मैं इस पर आपकी अपमान कर रहे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का, आप अपमान कर रहे हैं। साहब के जो अल्फाज है बाबर के ताल्लुक से, क्या छोड़िए, वो छोड़िए, भावना के बारे में एक बार में महामंडलेश्वर जी से अदब के साथ
मैं एक बात रखना चाहता हूँ जी, बाबर हिंदुस्तान का पहला शासक था जिसने तुझके बाबरी में, और इस पे पूरी तमाम सब भारत के इतिहासकार मुत्तफिक हैं, जिसने गौ हत्या पे सबसे पहले प्रतिबंध लगाया। तो कम से कम किसी व्यक्ति के अच्छे काम की भी चर्चा करिए। चलिए, नहीं अच्छे काम के तो करें, मंदिर विजय जी, लेकिन 30,000 मंदिर अब तो ऐसा लगता है कि देश में भाव आप जो चाहते हैं वही भाव है। उसने ना तो बाबर को लेकर कम से कम कोई एका तो नहीं है। शुरू हो गया अजय जी, संकट क्या है? मंदिर भी बनेगा, बंद होगी, सब होगा। हम जब मीडिया में बोलते हैं दूसरी होती है, सब कुछ होगा। जमीन में जाकर के ये इतिहास के साथ खिलवाड़ करना शुरू कर देते हैं। जो गंगा जमनी तहजीब की बात लोग करते हैं, वो गंगा जमनी तहजीब के सिद्धांत पर खड़े नहीं होते हैं, केवल बोलने के लिए हो जाता है, पलट जाते हैं बाहर जाकर। हाँ, अगर चलिए, मैं यहीं पर रुक रहा हूं कुछ क्षणों के लिए। हमें बस गर्मागर्म बहस इस बात पर चल रही कि क्या योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार कई विवादास्पद मुद्दे जैसे कि राम मंदिर को लेकर कोई रास्ता निकल पाएंगे। आइए आपसे मैं पूछना चाहता हूं जी, फटाफट। राम मंदिर के बारे में हम यूथ सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे, ना मंदिर बनाइए, ना मस्जिद बनाइए, वहां स्कूल या हॉस्पिटल बनाइए, विकास होएगा। ना अल्लाह नाराज होंगे, ना राम नाराज होंगे। जी सर, मैं ये चाहता हूं कि राम रहीम हॉस्पिटल बनना चाहिए, राम रहीम हॉस्पिटल बनना चाहिए। जी, हॉस्पिटल बनाने के लिए बहुत एकदम 2 मिनट जी। देखिए, इस्लाम पैन इस्लामिज्म में विश्वास करता है। आप यरूशलेम में मस्जिद अक्सा के लिए बहुत सेंसिटिव हैं, इसी तरह से भारत के हिंदू आराध्य राम के लिए सेंसिटिव हैं। ये गाजी प्रवृत्ति छोड़िए और मंदिर बन जाने दीजिए, नहीं तो हर स्टेट में बाबा आ जाएंगे। ये तारीख फतेह की भाषा आप बोल रही हैं, तारीख फतेह की भाषा हमारे नजदीक वो नहीं है। अजय जी, जी मैं आखिरी टिप्पणी के लिए आप सबके पास आया क्योंकि वक्त में पास बहुत बिल्कुल जो आस्थाएं हैं मंदिर के ताल्लुक से या राम मंदिर के ताल्लुक से जो आस्थाएं आप लोगों की जुड़ी हुई हैं, यकीनन हम दिल से कदर करते हैं उन आस्थाओं की। उसके लिए आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा ना कि वो जगह पहले आपकी प्रूफ होनी चाहिए। अगर वो जगह, हम लोगों का तो क्लियर मस्जिद के बारे में स्टैंड है कि अगर मस्जिद की जगह हमारी नहीं है, हम बिल्कुल आंख बंद करके हट जाएंगे, इसलिए कि दूसरी की जगह पर हम मस्जिद बना ही नहीं सकते। हम अगर वहाँ पर इबादत करेंगे तो हमारी इबादत भी कबूल नहीं होगी। फैसला आने दीजिए, दीवानी मुकदमे में फैसला आने दीजिए। आने दीजिए, दीवानी मुकदमा की किसकी है? ये तीनों जजों का एक सामूहिक हुआ था, इसलिए इस पर विवाद नहीं है। हम ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक जो उलझा सुलझा माहौल बना हुआ था, उसमें एक पॉजिटिव माहौल बना है। उस दिशा में अगर बढ़ेंगे तो सारे जो विवाद हैं वो सुलझते हुए नजर आएंगे, उस दिशा में बढ़ना चाहिए। नवल किशोर जी, देखिए, मैं तो हम लोग निवेदन करना चाहते हैं अपने मुस्लिम बंधुओं से भी, सबसे, कि भगवान राम आपके भी पूर्वज हैं, क्योंकि आप बाहर से नहीं आए, यहीं के हैं, इसी भारत माता के पुत्र आप हैं। हम मिलकर के हम चाहते हैं कि आपकी प्रसन्नता के साथ हम दोनों मिलकर कार्य सेवा करते हैं, भगवान राम का मंदिर बनाते हैं, और आप जहाँ पर सहयोग पर जहाँ कहेंगे हम आपकी मस्जिद के लिए सहयोग करने को तैयार हैं। बचाने के लिए एक सेकंड, देखिए ऐसा है, आस्था का मुद्दा है, अकीदत का मामला है। पहली चीज़ तो भारतीय जनता पार्टी या हमारे वो तथाकथित, मैं इन लोगों को नहीं करा, उन लोगों से कहना चाहूँगा जो बाबर और श्री राम की तुलना करना चाहते हैं, दोनों में बहुत अंतर है। हमारा कहना यह है कि चूंकि सर्वोच्च न्यायालय में मुद्दा गया हुआ है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणियां हम भी जानते, सब जानते हैं, इस मुद्दे पे तीनों पक्षों को बैठ के बातचीत करनी चाहिए और 2002 के फैसले में ही, और वीएचपी को भी राजी होना चाहिए कि 2002 के फार्मूले पे हमको बातचीत करनी चाहिए। जी हमारा जो मत है बहुत स्पष्ट है, और हमें पता है और पूरा विश्वास है कि एकमात्र रास्ता वही है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता तो सीधे कानून बनाओ और उसके साथ साथ मंदिर का काम शुरू। और ये बना नहीं सकते, ये बना नहीं सकते। एक राजा साहब, पहले आपसे फटाफट। देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि वहाँ जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा उसको सबको सर आंखों पर लेना चाहिए। प्रेम शुक्ला जी, अरे तलाक का फैसला दहलवी साहब अभी कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं चाहेगी कि 2019 तक मंदिर बने और तब तक ये मामला गर्माता रहे, पकता रहे। मैं आपसे सीधे तौर पर जानना चाहता हूं, कितनी जल्दी या कितनी शीघ्रता से मंदिर के निर्माण का काम शुरू हो सकता है? ये इनकी सोच कहां से आई है मैं नहीं जानता हूं। पहले तो मैं इनका अभिनंदन करना चाहता हूं कि राम और बाबर की तुलना का विरोध किया, लेकिन इनकी इस बात का भी एक्सपोज करना चाहता हूं कि फिर बाबर के नाम पे जिद क्यों है? जब बाबर के नाम पे जिद नहीं है, मस्जिद के नाम से जिद है। जेचंद नाम है, मानसिंह नाम है, मानसिंह रोड नहीं है। मंदिर बनाने के लिए, कोर्ट ने तो कहा है बात, मंदिर बनाने के लिए आम सहमति आवश्यक है, अनिवार्य है, अन्यथा सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो आएगा तो वो सर्वमान्य होगा,
वो सभी के ऊपर बाध्यकारी होगा, तो उसके हिसाब से भी होना चाहिए, उसके हिसाब से ही होना चाहिए, अन्यथा आम सहमति हो। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। विवादास्पद मुद्दे कई हैं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि 15 दिनों में योगी आदित्यनाथ की सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसे लेकर एक बहुत बड़े तबके में खुशी है, और यह बहुत अच्छी बात है। बहुत धन्यवाद आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।